Hello everybody, welcome to my channel Tansuman Classes, and today class 7 we read chapter number 7 and the name of the chapter is water. यानी आज हम उस वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है and it is a unique feature of our planet. Okay, so we have only 3% fresh water on the earth, and the water is various forms. Now for example, we have water found in the oceans, seas, bays, lakes, river. Water in the earth is called the watery part जो earth में है, that is called the hydrosphere. ठीक है, हमने जो पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, मैं जल्दी से आपको उसके बारे में थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम कि किस तरीके से जो वाटर है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. हमने पढ़ा था कि वाटर साइकिल जो है, तो वाटर साइकिल जो है वो एक लगातार चलने वाला एक क्रिया है. सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज दैट इट हैज़ नो बिगिनिंग एंड इट हैज़ अ नो एंड. इट हैज़ ऑल्सो नोन एज अ वाटर साइकिल. यानी जो वाटर साइकिल है उसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी के नाम से भी जानते हैं. गॉट इट. यानी वो साइकिल जो कि ना तो कभी ख़त्म होती है और ना कभी वो शुरू हुई है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है. फिर हमने पढ़ा था कि वाटर जो बॉडीज़ हैं वो बहुत अलग अलग तरीके की वाटर बॉडीज़ हैं, और हमारे पास में 4 मेजर ओशंस हैं जिनमें कि पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्टिक ओशन है. और पैसिफिक जो है वो सबसे बड़ा है. ठीक है, सो पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट वाटर बॉडी. अब हम टेम्परेचर की बात करें तो हमारे जो ओशन वाटर है उसमें भी टेम्परेचर होता है. और टेम्परेचर जैसा कि अगर इक्वेटर के पास कोई भी एरिया है, कोई भी वाटर बॉडी है, तो बेसिकली वो क्या होगी, वो गर्म होगी, क्योंकि सन की जो रेज होती है वो स्ट्रेट आती है. ठीक है, तो वाटर इज वार्मर नियर द इक्वेटर. और जैसे जैसे हम पोलर रीजन्स में जाएंगे द टेम्परेचर इज डिक्रीजेस. सो द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज विथ द डेप्थ. और जो टेम्परेचर है वो पानी के डेप्थ के साथ भी क्या होता है, वो डिक्रीज होता है. ठीक है, ये हम सब ने पढ़ लिया था. सो टुडेज टॉपिक इज स्लैंटी ऑफ ओशन वाटर. यानी जो हमारा ओशन है उसमें बहुत ज़्यादा नमक है, और इतने नमक की मात्रा होने की वजह से इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. यानी वो हम पानी नहीं पी सकते हैं. ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो. ओके, so thanks for this process, and let's start the topic. And day of the topic is slanty of ocean waters. यानी जो हमारा ओशन है उसमें बहुत ज़्यादा स्लैंटीनेंस है, और स्लाइन होने की वजह से, बहुत ज़्यादा नमकीन होने की वजह से, बहुत ज़्यादा खारा होने की वजह से वो पानी हम नहीं पी सकते हैं. और लार्ज अमाउंट में अगर हमारे पास में ओशंस में सॉल्ट है तो वैसे भी हम पानी नहीं पी सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गिलास लेते हैं और 1 टीस्पून आप सॉल्ट डालते हैं, क्या आप पानी पी सकते हैं? इसको डिज़ोल्व करिए, पी सकते हैं. तो आप क्या कहेंगे कि ठीक है मैम, एक एक सिप हम ले सकते हैं. फिर वापस एक और स्पून डालिए. अब क्या आप वो पी सकते हैं? नहीं, अब आप वो पानी नहीं पी सकते हैं. सो द अमाउंट ऑफ द स्लैंटी वेरीज फ्रॉम पार्ट टू पार्ट इन द ओशन टू अनदर. यानी जो स्लैंटीनेंस की बात करें तो वो हर ओशंस में अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि 100 ग्राम ऑफ ओशन वाटर लीजिए, जिसमें कि 35 ग्राम पर 1000, 35 पर 1000 जो स्लैंटीनेंस है वो 35 ग्राम मिलेगा. यानी 1000 ग्राम के पीछे 35 ग्राम उसमें क्या निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा. सो द डेड सी, अगर हम बहुत एक अमेजिंग फैक्ट है कि डेड सी है ना बेटा, उसमें कोई डूबता नहीं है. क्यों नहीं डूबता? बिकॉज जिसे कि हम मृत सागर भी के नाम से भी जानते हैं, और उसमें जो स्लैंटीनेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है. दैट्स वाई हम उसमें नहीं डूबते हैं. सो द जनरली स्लैंटेड डिक्रीजेस टूवर्ड द इक्वेटर ड्यू टू द हैवी रेनफॉल. अगर हम बात करें इन द जनरल, स्लैंटेड डिक्रीजेस हो जाता है कहाँ पे? टूवर्ड्स द इक्वेटर ड्यू टू द हैवी रेनफॉल. यानी जो हैवी रेनफॉल होता है उसकी वजह से इक्वेटर के आसपास में स्लैंटीनेंस जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि लगातार उसमें फ्रेश वाटर मिलता रहता है. अब सर्कुलेशन ऑफ वाटर, ओशन वाटर की बात करें
तो वाटर ना बेटा वो सर्कुलेट होता है, यानी उसमें हमेशा मोशंस होता है। तो ओशन वाटर इज ऑलवेज इन मोशन, यानी जो ओशन वाटर है उसमें मोशंस होते रहते हैं, उसमें हलचल होती रहती है। सो इट मूव्स हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, यानी जो पानी है वो क्या है, पानी जो है उसमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होते रहते हैं। अब ये जो मूवमेंट हैं ये किस तरीके से होंगे, तो आज हम इन्हीं मूवमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स क्या होती हैं, ओशन करंट्स क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वेव्स की बात करें तो वेव्स वो तरंगे कहलाती हैं। अब तरंगे क्या होती हैं, तो आप कहेंगे मैम ये तरंगे जो वेव्स जो होती हैं ये होता है क्या है, एक्चुअली लहरें जिसे कि हम बोलते हैं। टाइड्स होते हैं ज्वार भाटा, और ओशन करंट्स जो होती हैं वो होती हैं धाराएं, है ना, महासागरीय धाराएं जिनको बोलते हैं। यानी मैंने कहा कि पानी में मूवमेंट होता रहता है। अब पानी में मूवमेंट कैसे होगा, तो पानी में मूवमेंट अलग अलग तरीके से होगा, और वो तरीके कौन से हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में। सो द मूवमेंट इज बेसिकली, और जो मूवमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली वो डिपेंड करता है कि विंड्स कैसी चल रही हैं, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, सॉल्टिनेस कैसा है पानी में, और साथ ही साथ में पानी का वेरिएशन घनत्व कैसा है, तो वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर। आज हम शुरू करते हैं वेव्स। अब वेव्स की अगर हम बात करें तो वेव यानी क्या हो जाएगा, वेव यानी तरंगे। अब तरंगों की बात करें तो इसमें क्या है कि जिस तरीके से हमारे ओशंस और सीज में हवा चलती है, ठीक है, अब वो हवा किस तरीके से चलेगी, सो द wind blows across the water surface. The shape and size of the wave depend on the speed of the prevailing winds. यानी अगर अब मैं आपको बताऊं कि मैंने ये कहा कि भाई पानी में मूवमेंट होता रहता है, और पानी क्या करता है, तो पानी में जो हवाएं होती है ना, लहरें होती है, जो तरंगे होती हैं, ये किस पे डिपेंड करती है, ये हवा पे डिपेंड करती है। जितनी तेज हवा होगी पानी उन लहरों के रूप में ऊपर और नीचे की तरफ गिरेगा। आपने देखा लहरें आती जोर से समुद्र से, और फिर वो ऊपर की तरफ उठती हैं, फिर वापस वो नीचे की तरफ गिरती है। द एक्चुअल फॉरवर्ड मोशंस ऑफ द अर्थ पार्टिकुलर इन अ विंड इज लिमिटेड। ओके, सो द वेव्स ट्रेवल अ ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूर का सफर ये करती है तय, और पर्टिकुलर रिमेन एट द सेम प्लेस, और फिर वो वापस अपनी जगह पे आ जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कभी बीच पे गए होंगे तो आपने देखा एक बॉल अगर आप थ्रो करते हैं पानी की तरफ, ठीक है, तो वो बॉल को क्या करेगा, पानी जो वेव्स होती है ना वो अपने साथ लेके चली जाएगी अंदर, और फिर वापस वो अंदर से बाहर की तरफ लेकर आएंगी, यानी उसमें मूवमेंट हुआ ऊपर और नीचे की तरफ। ठीक इसी तरीके से आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि अगर एक लीफ फ्लोट कर रहा है, लीफ जो तैर रहा है पानी में, स्टिल पॉन्ड में अगर वो आपने एक लीफ डाला तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा ना, वो फ्लोट करेगा। थ्रो अ स्टोन, आप उसमें एक स्टोन डाल दीजिए और नियर द लीफ, लीफ के पास में, तो आपको क्या लगेगा, द वेव्स क्रिएट बाय द स्टोन स्प्रेड आउट इन द ऑल डायरेक्शन। आपने देखा एक पॉन्ड में अगर आप क्या करेंगे, पत्थर फेंकेंगे ना, तो जो वेव्स है ना वो चारों तरफ फैलेगी, आपको गोल गोल सर्किल में दिखाई देगा, एंड द लीफ वॉबल अप एंड डाउन एज द वेव पासेस। और जो लीफ है ना वो उस पैबल की वजह से क्या होगी, ऊपर नीचे तरफ अप एंड डाउन हो जाएगी, ठीक है, बट नेवर मूव हॉरिजॉन्टली, लेकिन वो मूव नहीं करेगी हॉरिजॉन्टली, ठीक है। सो द लीफ कैन बी ब्लोन अवे बाय द विंड्स बट नॉट बाय द वेव्स, यानी वो हवा के द्वारा इधर से उधर जा सकती है, लेकिन वो क्या करेगी, नॉट बाय द वेव्स, तरंगों के द्वारा नहीं जाएगी। सो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इज द वेव प्रेजेंट क्रीज थ्रॉट एंड रिस्पेक्टिवली। अब आप ये कहेंगे मैम क्रिस्ट क्या, यानी चढ़ाई, है ना, क्रिस्ट के यहाँ पे मतलब है चढ़ाई, यानी ऊपर, और ट्रॉट यानी नीचे, यानी नीचे की तरफ गिरना, ठीक है। अब गर्थ की तरफ गिरना यानी ऊपर और नीचे की तरफ ये होती रहती हैं। लुक एट दिस, आपको इस फॉर्मेशन से पता चल जाएगा जो कि 7.2 में है कि देखिए वेव की हाइट किस तरीके से है, ठीक है। अब ऊपर जो ऊपर चढ़ी लहर, अगर मोमेंट ऑफ द वेव्स अगर हम बात करें तो क्रेस्ट यानी जो क्रीस्ट जो है वो यानी वो ऊपर की तरफ है, और जैसे ही ये नीचे आएगी तो उसको हमने टॉर्च का नाम दे दिया, फिर वापस ऊपर आई, फिर वापस नीचे गई, ठीक है।
सो द टॉर्च इज अनदर कॉल्ड इज वेव लेंथ, और इससे वेव की लेंथ को नापा जा सकता है. सो द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द क्रेस्ट टू टॉर्च इज कॉल्ड द वेव हाइट, और इसको फिर हम वेव हाइट के नाप से नाप सकते हैं. ठीक है. समटाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग द स्ट्रॉम, जब स्ट्रॉम आता है ना तो एक ओशंस में वेव्स फॉर्म करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स है ना, और इट जनरेट टू द अर्थक्वेक ऑल्सो. आपको पता है जब अर्थक्वेक आता है तो बहुत बड़ी संख्या में पानी का लहरें उठती हैं, और ज़ोरदार लहरें उठती हैं, और उनकी स्पीड की अगर हम माने तो 20 to 30 मीटर ऊंचाई होती है, और इनको हमने क्या नाम दे दिया, इनको हमने नाम दे दिया सुनामी. ठीक है, गॉट इट. अब सुनामी का जैसे ही नाम आता है ना तो इट इज़ अ जापानीज वर्ड. जो सुनामी है बेटा वो जापानीज वर्ड है, जिसका की मतलब है हार्बर, हार्बर वेव्स. तुस तुस स्टैंड फॉर द हार्बर एंड नामी मीन्स वेव्स. ठीक है, यानी हार्बर वाली वेव्स. सो सुनामी जो होती है ना वो बहुत लार्ज मासेस में डिस्प्लेस करती है पानी को. ठीक है. सो द मोस्ट कॉमन कॉजेज इन द अंडरवर्ल्ड अर्थक्वेक, और ये मोस्ट प्रोबेबली जब अर्थक्वेक आता है ना, जब भूकंप आता है पृथ्वी के धरातल के नीचे, उसकी वजह से अगर समुद्र में भी कंपन होता है तो क्या होगा, जो सी फ्लोर है ना वो ऊपर और नीचे की तरफ होगा. जब ऊपर और नीचे की तरफ होगा तो उसमें क्या लहरें उठेंगी, और एक्सट्रीमली लॉन्ग वेव्स, यानी बहुत लंबी लंबी वेव्स उठेंगी. एंड सुनामी ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 500 to 1000 किलोमीटर्स पर आवर. उनकी स्पीड की बात करें तो ये 500 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है इनकी. अगर हम साथ ही साथ बात करें कि किस तरीके से जो खाली जगह होती है नियर द कोस्ट है ना, यहाँ पे ये एंटर कर जाता है पानी, और उनकी हाइट होती है ना वो इंक्रीज होती चली जाती है. सो इन द कोस्टल एरिया सुनामी में appears a huge wall of water coming towards the coast. यानी कोस्ट की तरफ आने वाला वो बहुत बड़ी पानी की दीवार के रूप में आता है. और इसके साथ ही हम बात करते हैं मूविंग वेव्स की, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के घर भी बर्बाद हो जाते हैं. ठीक है, इससे लोगों के क्या होता है, ज़िंदगियां भी ख़त्म हो जाती हैं. बिकॉज क्या होता है, ये बहुत लार्ज मासेस में जो होता है ना ये घरों को तोड़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि लोगों के घर समुद्र तटों के पास में बनाए हुए होते हैं. सो द लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक शिप्स, और जो शिप होते हैं ना ये भी बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह किलोमीटर्स अंदर तक चले जाते हैं पानी में. सो द मोस्ट ऑफ द डेथ कॉजेज बाय द सुनामी ड्यू टू द ड्राइंग, और लोगों की डूबने की वजह से मृत्यु हो जाती. अगर हम सुनामी की बात करें और 2004 सुनामी की बात ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2004 में 2004 में इंडियन ओशन जो है उसमें बहुत बहुत बड़ा एक सुनामी आया, जो कि हमारे इंडिया में अंडमान एंड निकोबार में आया इन 2004 में. अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें सुनामी की तो मॉर्निंग 26 ऑफ दिसंबर 2004 अ मैसिव अंडर earthquake occurred of the western coast of Sumatra in Indonesia. इंडोनेशिया में सुमात्रा में बहुत बड़ी संख्या में नुकसान हुआ, क्योंकि अर्थक्वेक आया और उसके साथ एक बहुत बड़ी सुनामी भी उठी. सो द अर्थक्वेक मेजर्ड, अब अगर अर्थक्वेक को हम किस में मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल में, जिसका कि रिक्टर स्केल था 9.1, और ये जो 9.1 जो था ये बहुत ज़्यादा था. तो इट वॉज अ थर्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक रिकॉर्डेड, और वर्ल्ड में ये थर्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक के रिकॉर्ड हुआ है. अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो अर्थक्वेक है ना इसकी वजह से फ्लोर पे बहुत बड़ा कंपन हुआ, और 20 मीटर तक जो फ्लोर है ना उसमें डिस्प्लेस हुआ, 20 मीटर. So the causes tsunami devas the shores of the Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand and another countries. यानी अब हम बात करें तो देखिए जो हमारे इंडिया है ना उस पर भी इसका इम्पैक्ट आया, और हमारा जो इंडिया है इसमें क्या हुआ, स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से आया, और जो इसकी हाइट थी ना बेटा वो थी इंडिया में 20 मीटर. ठीक है, अब हम बात करते हैं इंदिरा पॉइंट की, जो हमारा साउथ मोस्ट पार्ट है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वहाँ की बात करें इंदिरा पॉइंट की, तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ. बहुत सारे लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोगों ने जिंदगियां गंवा दी,
और साथ ही साथ में यहाँ का क्या हुआ, कोस्ट में 3 किलोमीटर आगे तक पानी आ गया कोस्ट से, और लोगों को अंडमान निकोबार में जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? दौड़, यानी लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है। और फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, द एंटायर सुनामी अफेक्टेड एरिया विद द थ्रेटन्ड बाय द डिजीज। और जैसे ही सुनामी आया, अब बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बीमारियां भी हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो पानी आया था ना, वो डर्टी हो गया था ना, उसने सारा तहस नहस कर दिया। लुक एट दिस सुनामी, डिस्ट्रक्शन ऑफ सुनामी, देखिए आप कितना बड़ा नुकसान हुआ है उसके द्वारा। तो अब क्या है, जो पानी था, फ्रेश वाटर था, वो पॉइजन का रूप ले लिया। किस तरीके से? क्योंकि अब वो सलाइन हो चुका था पानी, ठीक है, और इट इज़ अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग। और साथ ही साथ में कोरल रीफ्स जो है, मॉन्ग्रोव जो फॉरेस्ट एरिया होता है फॉर यहाँ पे, और साथ ही साथ में जो रॉक फॉर्मेशन है, कोस्टल वेटलैंड है, फॉरेस्ट है, ग्राउंड वाटर है, इन सब पर भी इसका बहुत बड़ी मात्रा में प्रभाव पड़ा, और जिससे कि लाइफ डैमेज हुई। लोगों को एंटायर लाइफ उनका आज भी उनको इन सब के बारे में भुगतना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि नेचर के द्वारा है ये। अब सेकंड अगर हम टॉपिक देखें, टाइड्स, तो टाइड्स क्या हैं? आपको पता है टाइड्स क्या है? टाइड्स यानी ज्वार भाटा, ठीक है, नॉर्मली हम भाषा में बात करते हैं। तो टाइड्स के द्वारा भी वेव्स जो होती हैं, जो वाटर होता है उसमें मूवमेंट होता है। अब वो टाइड्स, आप मुझे बोलेंगे कि मैम इस तरीके से कैसे होता है मूवमेंट? तो टाइड्स आर अ पीरियडिकल राइज एंड फॉल द सी लेवल, यानी जो पानी होता है ना, उसमें ऊपर नीचे होना once or twice a day, mainly due to the attraction of the sun and the moon। यानी मैंने आपको कहा कि जो टाइड है ना, उसकी वजह से क्या होता है, मून और सन के अट्रैक्शन की वजह से टाइड्स आते हैं, ठीक है। एवरी डे ऑलमोस्ट रेगुलर इंटरवल, और ये हर दिन या फिर एक रेगुलर इंटरवल में आते हैं। So the phenomena of the alternate rise and fall in the level of the sea is called the tide। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से पानी का ऊपर और नीचे हो जाना टाइड कहलाएगा। टाइड्स आर मोस्टली एक्सपीरियंस्ड इन द ओशंस एंड सी, यानी जो टाइड है वो कहाँ पे आएंगे? वो अधिकांश सागर और महासागरों में आते हैं। और द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉजेज टाइड, ठीक है। जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना, ग्रेविटेशनल जो पुल होता है, वो क्या करता है, मून और सन को, सरफेस ऑफ द अर्थ, इसकी वजह से अट्रैक्ट करता है और उसकी तरफ से पानी अपनी तरफ आकर्षित करता है। सो द टाइड्स फ्लो द अपार्ट मूवमेंट ऑफ द मून ड्यू टू इट्स क्लोजनेस टू द अर्थ। यानी जैसे ही मून, आप ध्यान से सुनिए, मून जो है वो क्या करता है, मूवमेंट ऑफ द मून किसके तरफ, अर्थ की तरफ जैसे ही क्लोजनेस आएगी, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे टाइड्स आएंगी। अब हम बात करते हैं कि टाइड्स कितने तरीके की होती हैं। तो टाइड्स आर टू टाइप, हाई टाइड एंड लो टाइड, ठीक है। अब हाई टाइड यानी बहुत ऊंचाई की तरफ होना, ठीक है, और लो टाइड यानी बहुत नीचे की तरफ हो जाना। तो द राइज ऑफ द वाटर लेवल इज द हाई टाइड एंड फॉल ऑफ द वाटर इज लो टाइड। सो टाइड डू नॉट राइज टू द सेम हाइट एवरी डे, और जो हाइट होती है ना टाइड की, वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है, इसमें भी चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो अर्थ है ना, हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन ऑफ द हाइट ऑफ द टाइड, यानी अर्थ का जो अर्थ का जो मूवमेंट है, अर्थ की जो पोजीशन है, किससे, सन एंड मून से, ठीक है। वो टाइड की जो वाटर की जो टाइड की जो पानी की जो लेवल होता है ऊपर नीचे गिरने का, उसको डिसाइड करती है। दे आर द टू एक्सट्रीम पोजिशन ऑन फुल मून एंड न्यू मून, यानी फुल मून और न्यू मून के दिन सन, द मून एंड द अर्थ इज ऑलमोस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। अब आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि फुल मून और न्यू मून, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, सिधाई में होते हैं, ठीक है। सो द सन एंड द मून एग्जिट कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल, और सन और जो मून होता है ना, एग्जिट कंबाइन करते हैं ग्रेविटेशन पुल को। सो दस द हाई टाइड्स आर द हाईएस्ट, लो टाइड्स आर द लोवेस्ट। इसकी वजह से हाई टाइड हाई होते हैं और लो टाइड लोवेस्ट फॉर्म में होता है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया स्प्रिंग टाइड। तो स्प्रिंग टाइड दैट मीन्स spring tides have the greatest tidal range, and spring tide occur on the full moon and न्यू मून डे, यानी स्प्रिंग टाइड न्यू मून और फुल मून के दिन ही आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीप टाइड की। तो नीप टाइड यानी
neap tide occur during the first and the third quarter of the moon, and they occur when the sun, moon and the earth lie in the same straight line. यानी जो अर्थ है, जो सन है, जो मून है, वो एक सिधाई में जब होते हैं, राइट एंगल में जब होते हैं, तो क्या होता है, नीप टाइड आते हैं. सो दस द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द सन एंड द मून इज tends to cancel each other. Thus results in a very small rise or fall of the sun water is known as a neap tide. अब आपको पता है टाइड्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर भी आते हैं और बहुत सारे हमारे लिए नेविगेशनल का भी काम करते हैं. वो किस तरीके से करते हैं, आइए चलिए देखते हैं हम कि इम्पोर्टेंस कैसे होते हैं. टाइड्स जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है. वो किस तरीके से, वो नेविगेशनल फॉर द आउटगोइंग वेसल ड्यूरिंग द हाई टाइड. आपने पता है हमारे लिए जो मछुआरे जो होते हैं समुद्र के किनारे, उनको मना कर दिया जाता है कि टाइड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको समुद्र में नहीं जाना है ना, मना कर दिया जाता है. लेकिन this helped the ships to reach the port located to those rivers. The importance of the Kolkata port of the river Hooghly and London port on the river Thames due to the tides. यानी यहाँ पे लोगों को हाई टाइड के टाइम में ओशंस में जाने के लिए थोड़ा सा मना कर दिया जाता है, लेकिन नेविगेशनल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. टाइड्स हेल्प्स टू क्लियर द सेडिमेंट्स. जो सेडिमेंट्स बहाकर लाए जाते हैं ना, डिपोजिट बाय द रिवर्स, उनको भी क्लियर कर देता है. एंड द बैड एंड द प्रिवेंट सोल्यूशन ऑफ द हार्बर. ठीक है. और ड्यूरिंग द हाई टाइड द स्लाइन वाटर इज स्टोर्ड लो लेइंग कोस्टल एरिया. यानी लो लेइंग कोस्टल एरियाज में क्या हो जाता है, जो सलाइन वाटर है ना, वो जाके बिछा देता है. सो द सलाइन वाटर स्प्रेड आउट ऑफ द फील्ड्स एंड यूज्ड टू मेक कॉमन सॉल्ट. और इसके द्वारा कॉमन सॉल्ट हम बना सकते हैं. यानी समुद्र ने बहुत सारा पानी लेकर आएगा और वो कहाँ की तरफ लाके बिछा देगा, वो बिछा देगा लो लेइंग कोस्टल एरियाज में, जहाँ पे कि नमक बनाना पॉसिबल हो सकता है. अब फिशिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी होता है, क्योंकि पानी के साथ क्या होता है, बहुत सारी मछलियाँ बहकर आती हैं और फिर फिशेस जो होती हैं कम नियर टू द कोस्ट एंड द फिशरमैन मोस्टली सेल आउट टू द ओपन सी ड्यूरिंग द लो टाइड्स. लो टाइड्स जब होते हैं ना, तब फिशरमैन जा सकता है, लेकिन रिटर्न टू द कोस्ट विद हाई टाइड, और वो हाई टाइड के साथ वापस कोस्ट की तरफ आ जाते हैं. सो द एनर्जी ऑफ द टाइड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनर्जी भी जनरेट करी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है. एंड टाइडल पावर स्टेशन हैव बीन सेट अप इन यूके, कनाडा, फ्रांस एंड जापान. टाइडल जो पावर होती है वो कहाँ पे यूज़ हो रही है, वो कहाँ पे बनाई जा रही है पावर स्टेशंस में, यूके, कनाडा, फ्रांस एंड जापान. So thanks for watching my video and like and subscribe my channel.